सभी बच्चों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। बच्चों, आप जो ये झंडा देख रहे हैं, ये झंडा भारत में फहराने के लिए हमारे देशवासियों ने बहुत सी कुर्बानी दी हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देशवासियों ने कितनी पीड़ाएं उठाई हैं, कितनी परेशानी उठाई हैं। आज हम एक कहानी के माध्यम से उन देशवासियों की पीड़ाओं को समझेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। आज 15 अगस्त है। इस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी और आज़ादी का अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति। इस आज़ादी का मतलब बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा कि आज 15 अगस्त है और आप अपने विद्यालय में नहीं जा सके। विद्यालय आपके बिना सूना सूना लगा। आज आभास हो रहा होगा कि वह दिन भी कितने अच्छे थे जब बिना किसी के रोक टोक के आज विद्यालय पहुंचते थे। सब विद्यालय पहुंचते थे, सबसे मिलते जुलते, मिठाइयाँ खाते और कार्यक्रम में भाग लेते थे। पर आज घर से बाहर ना निकल सके, कैसी थी व्यवस्था, आप सब बच्चे समझ रहे होंगे। आज़ाद रहने का आनंद ही कुछ और होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या हमारा देश पहले स्वतंत्र नहीं था? किसने हमें गुलाम बनाया और किसने हमें गुलाम बनाया और हमें कैसे आज़ादी प्राप्त की? इस गुलामी से हमने कैसे आज़ादी प्राप्त की? ये सारे प्रश्न, सभी प्रश्न बच्चों के और बड़ों के भी मन में आते होंगे। आज हम इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इन उत्तरों को भी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए इतिहास में चलते हैं। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना शुरू कर दिया था। अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने भी लग गए। अंग्रेज भारत से सिर्फ कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे और अंग्रेज अपने यहाँ बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दामों में बेचना चाहते थे। भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर माला माल हो रहे थे अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में तो लगाती थी और सस्ते दामों में खरीदकर जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी और इस प्रकार मुनाफा कमाती थी। धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार भी जमाने का कार्य भी कर रही थी। लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को और बढ़ा दी थी। इस फोटो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि भारत में किस तरह से अंग्रेज व्यापार कर रहे थे। यहाँ भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे और अपने झगड़े में इन कंपनियों का सहारा भी बिना सोचे समझे लेते थे। बाद में कंपनियां भी इनके झगड़ों में टांग अड़ाने लगी। कंपनी अपनी सेना जिस राजा या नवाब के पक्ष में भेजती थी, उस राजा या नवाब की ताकत बढ़ जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं और ड्रिल करते हुए सैनिक थे और बहुत सारी तोपें भी थीं। अंग्रेजों के पास बहुत अधिक सैन्य शक्ति होती थी। अंग्रेजों के पास एक जहाजी बेड़ा होता था, इसी से वे इंग्लैंड में आया जाया करते थे। राजा और नवाब इस मदद के बदले अंग्रेजों का खुश करने में लगे हुए थे और उन्हें खुश करने के लिए धन भी भेंट करते थे और यही धन अंग्रेजों के व्यापार के बढ़ाने में काम आता था। और कभी कभी तो कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भी भेंट कर देती थी और यह कंपनी उस इलाके या गांव से लगान भी वसूल करती थी। और इस लगान को लेकर एक फिल्म भी बनी है, लगान। इस फिल्म में इसी समस्या को दिखाया गया है। आमिर खान की फिल्म है, आपने ज़रूर देखी होगी। इस लगान से मिले धन से अंग्रेज व्यापार करते थे और इसी धन से सेना का खर्चा भी उठाते थे। कंपनी को भेंट देने और सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ बढ़ने लगा। राजा और नवाब अंग्रेजों के व्यापार को मना नहीं कर सकते थे, परंतु अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने देना चाहते थे। अब वह अंग्रेज की कंपनी की ताकत को रोकने की
पूर्व कोशिश कर रहे थे। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे अंग्रेज व्यापार कर रहे थे। भारत के राजा और नवाबों को ये बात बड़ी खतरनाक लग रही थी। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रही थी। चालाकी के साथ अपना राज्य बढ़ाने लगी और इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। भारत के राजाओं पर आक्रमण करने लगे, हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने लगे। वह समझ गए थे कि भारत की एकता की शक्ति है सभी धर्मों की एकता। इसलिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। भारत के लोगों को आपस में ही लड़वाना शुरू कर दिया। अंग्रेज इन राजाओं और नवाबों को कठपुतली की तरह नचा रहे थे और अपने अधीन करने लगे और अंत में अवध, बंगाल, दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत अच्छी थी। उनके पास एक जहाजी बेड़ा भी था। इसी से इंग्लैंड आते जाते रहते थे। लॉर्ड बेलिजली अंग्रेज अधिकारी था। इन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की कूटनीति चलाई और भारत के राजा नवाब आपस में ही एक ना एक आपस में लड़ते रहते थे। वो एक होकर नहीं रह सके। ये आपस में लड़ते रहते थे। इसका फायदा अंग्रेज उठाते थे। जब इनमें झगड़ा होता तो अंग्रेज किसी एक का साथ देकर दूसरे को हरा देते थे और फिर जिसे जिताया था उचित अवसर पाकर उसे अपने अधीन कर लेते थे। अंग्रेजों ने अब तक भारत के विशाल साम्राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। भारत के शासन को किस तरह से चलाना है ये नीति बनाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों का पूरा ध्यान इस बात पर था कि किस तरह से लाभ उठाया जा सके। इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ गया। अंग्रेजों ने इन लोगों की कोई मदद नहीं की और इनका तो केवल मकसद धन कमाना था भारत से। अब अंग्रेज पूरी तरह से भारत का शासन चलाने लगे थे। प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने सोचा प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। इस विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन बहुत ही कठिन हो गया था। अंग्रेजों ने कुछ शिक्षा और सामाजिक सुधार भी किए थे। अंग्रेजों ने 1781 में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति की जानकारी कराना था। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में सुधार लाना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत के लोग नए ज्ञान तकनीकी को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की थी। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। ये सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया और अंग्रेजी शिक्षा की मांग भारत में बढ़ती चली गई। और इसी बीच भारत के उद्योग धंधों का भी विनाश होने लगा। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे। हाथ से बने सामान से सस्ता होता था अंग्रेजों का माल। अंग्रेज अपने माल को भारत में बेचते थे और इसी कारण भारत के उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। अब हम जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण और क्या परिणाम रहे। इस चित्र के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरह से भारत में अंग्रेजों ने व्यापार शुरू किया, किस तरह से वो व्यापार करते थे। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। सन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे वो भी हम इसमें जानेंगे। ये
अंग्रेजों का जो शासन था वो 150 वर्ष तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष बढ़ने लगा और किसान बहुत दुखी थे। सेना से हटाए जाने वाले सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जा रहा था। उन्हें अंग्रेजी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जा रहा था। अंग्रेज भारतीयों को अशिक्षित, पिछड़े तथा तुच्छ समझते थे और अपमानित करते थे। पाश्चात्य शिक्षा के नाम पर भारतीयों को ईसाई बनाया जा रहा था और ये भारत लोग समझ रहे थे कि हमें ईसाई क्यों बनाया जा रहा है। ईसाई हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने लगे थे। हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा बुराई करने लगे थे। अंग्रेजों ने नई राइफलों का प्रयोग किया जिनमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाहें फैलने लगी। इससे हिंदू मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। भारत के लोगों ने अंग्रेजों को भगाने की योजना बनाने लगे और इस योजना में नाना साहब, बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि ने अंग्रेजों को भगाने के लिए योजना बनाई थी। बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्व करने के लिए चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया जाने लगा। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया और इस प्रकार वह महान संघर्ष 1857 ईस्वी में शुरू हुआ और परंतु 1858 में इसका दमन अंग्रेजों ने कर दिया क्योंकि भारतीयों में एकता न थी। फिर भी इस क्रांति में भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार किया और उन्होंने भारत को आज़ाद करने की कसम खा ली। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वतंत्र भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण कर लिया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ये चित्र दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय लोग अंग्रेजों की सेवा किया करते थे, किस तरह से अंग्रेज लेटे हुए हैं और भारत के लोगों ने पंखा झल रहे हैं। इसी शोषण के विरुद्ध कांग्रेस की दो विचारधाराएं बन गईं, एक नरम दल और एक यह उदारवादी नेता थे। इनका विश्वास था कि अंग्रेजों से प्रार्थना या सभाओं द्वारा स्वशासन की मांग रखेंगे तो अंग्रेज हमें भारत को आज़ाद कर देंगे। इन नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। कांग्रेस की दूसरी विचारधारा थी गरम दल। इसमें बाल पाल लाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल इनके मानने वाले थे। इनका मानना था कि अंग्रेज प्रार्थनाओं से भारत को नहीं छोड़ने वाले हैं। लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा दिया था। यह नारा बाल गंगाधर तिलक का सभी जानते हैं, सबकी जबान पर चढ़ा है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में देश भावना को जगा दिया और नरम दल और गरम दल ने मिलकर आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी बीच 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारत के लोगों ने अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार किया। भारत के लोग अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ों का बहिष्कार करने लगे। भारत के लोगों ने अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि का बहिष्कार करना शुरू कर दिया
और स्वदेश में बनाई जाने वाली चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी बीच क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हो गया। कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया। इसमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत से आए हुए रहने वाले भारतीयों को अमेरिका और कनाडा में बसे थे, उन्होंने भी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर दी और इस पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता माने जाते हैं। इस दल में रास बिहारी बोस और राजेंद्र प्रताप, बरकत उल्लाह, उबैद उल्लाह सिंधी, भगवान सिंह तथा सोहना सिंह मखना आदि सक्रिय रहे। गदर पार्टी की ओर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तब इंग्लैंड ने युद्ध लड़ने के लिए भारतीयों से धन तथा जनता का उपयोग करना शुरू किया। भारतीयों को सेना में भर्ती किया, करोड़ों रुपए युद्ध में खर्च किए और इस मदद के बदले में इंग्लैंड की सरकार भारत को स्वशासन की दिशा में मदद करेगी, ये इस प्रकार का वादा किया। परंतु युद्ध समाप्ति पर अंग्रेजों ने अपने इस वादे से मुकर गए। 1916 में आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दल और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी बीच श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत मदद की। गांधी जी ने सोचा कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत देश को आज़ाद कर देंगे, पर ऐसा न हुआ। अंग्रेजों ने 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया और गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। इसी बीच जलियांवाला बाग कांड 1919 ईस्वी को हुआ। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक भयानक हत्याकांड हुआ। पंजाब के नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया और बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी। कई सौ निहत्थे लोग की मृत्यु हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। इस घटना में सारे देश में हाहाकार मच गया और इस विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की दी हुई सर की उपाधि लौटा दी। अब हिंदू मुस्लिम एकता हो गई। पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। 1920-1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया। भारत के लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। अनेक छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, स्वदेशी स्कूल में दाखिला ले लिया। अंग्रेजी कपड़े, शराब की दुकानों पर धरने होने लगे। अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार होने लगा। स्वदेशी अपनाने लगे। गांधी चरखा चलाकर खुद सूत काटने लगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने की लहर दौड़ पड़ी। इसी बीच 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत के लिए नहीं आए। गांधी जी का स्वराज्य का सपना पूरा होगा, ये आशा जागने लगी। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने में विरोध करने आए। पुलिस ने उनके साथी को बहुत मारा। पुलिस ने उन पर गोली भी चलाई। गुस्से में किसानों ने थाने में आग लगा दी और इससे गांधी जी दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया। अंग्रेजों ने 10 मई 1922 को गांधी जी को कैद कर लिया गया और 6 वर्ष के लिए सजा दी गई। लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा देश में फैल गई। एक बार फिर क्रांतिकारियों ने अपना संगठन बनाया जिसमें क्रांतिकारी सच्चिदानंद सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी थे। अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। इसमें अंग्रेजों को भगाने का एक संकल्प लिया गया। संघर्ष के लिए
धन की आवश्यकता की कमी थी, इसलिए उन्होंने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूट लेने का फैसला लिया और उन्होंने लूट भी लिया। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई तथा अन्य को उम्र कैद की सजा दी गई और अंडमान निकोबार भेज दिया गया। 17 लोगों को लंबी सजा सुनाई और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज सैंडर्स की हत्या कर दी। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, पर बम से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और ये मुकदमा लाहौरी कांड के से प्रसिद्ध हुआ। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में एल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद भी शहीद हो गए। सन 1928 में अंग्रेजों ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति को नेतृत्व में एक समिति बनाई। भारत में इसका विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ, इस प्रकार के नारे लगाए जाने लगे। सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा फहरा दिया और पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 1930 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 साथियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया और 5 मई 1930 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और इसके विरोध में कलकत्ता, मद्रास, कराची नगरों में विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पेशावर में भी जन आक्रोश फूट पड़ा और इस इलाके में सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां इसी वर्ष सक्रिय हुए थे। उनके द्वारा खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए और ये लोग लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं। इस प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमात उल उला ए हिंद ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और इस बीच अंग्रेजों ने 1930 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया और 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। गांधी जी ने फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने फिर गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें गांधी जी को बहुत आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया। अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन विफल कर दिया, लेकिन उसे आभास हो गया था कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने का सन 1935 का अधिनियम पारित किया। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को शामिल किया गया। सितंबर 1949 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटिश सरकार फिर भारत को युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में सहायता नहीं देना चाहती थी,
इस विरोध में अक्टूबर 1949 में सभी कांग्रेस में के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। युद्ध के विरोध में सत्याग्रह की योजना बनाई गई, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे और अन्य में चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे। इन्होंने जनता से कहा कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद न की जाए। इनका नारा था युद्ध में सहायता न करना था। कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से कहा कि इनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है और विलंब अब सहन नहीं होगा हमसे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उसमें एक प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज ऐसा नहीं करते तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो का आंदोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू किया गया। जुलूस निकले, हड़ताल हुई और प्रेस पर कब्जा कर लिया गया और अखबारों को जब्त कर लिया गया। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। कुछ लोगों ने भीड़ और पुलिस का सामना हुआ। डाकघरों और कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फैला दिया गया। हजारों लोग छात्र जुलूस में शामिल हो गए। देश प्रेम के पर्चे बंटने लगे। चित्त पांडे ने भी देशभक्ति का बहुत अधिक परिचय दिया। अंग्रेजों ने पूरी शक्ति आंदोलन को रोकने में लगा दी। बहुत लोग शहीद हुए, बहुत बंदी हुए। इस दमनकारी नीति के तहत गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई और गांधी जी के गिरते स्वभाव को देखकर अंग्रेजों ने इन्हें जेल से मुक्त कर दिया। इसी क्रांति में शामिल थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत वर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि नेता भूमिगत गुप्त कार्य कर रहे थे। इन नवयुवकों में हेमू कालानी भी एक थे। हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जा रहे ब्रिटिश फौज तथा सशस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया और फौज ने इनको पकड़ लिया और 21 जनवरी 1943 को हेमू कालानी को फांसी दे दी गई। इस समय वे 19 वर्ष के ही थे। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राम मोहन लोहिया, सुचेते कृपाणी, बीजू पटनायक और गोयंका ने संभाली। भूमिगत आंदोलन की प्रमुख विविध कार्यक्रम जो थे उनका मकसद था पुलों को उड़ाना, टेलीविजन के तार काटना, रेलगाड़ी की पटरी को उखाड़ फेंकना और संचार माध्यम को नष्ट करना था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन बनाया और अंग्रेज ने उन्हें बंदी बना लिया। वह जेल से भाग गए और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। वह जेल से भाग गए। जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे और जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। इन देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। सन 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी और जगह जगह हड़तालें हुईं। अपने राज्य के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक हार मान गए और भारत को स्वतंत्र कराने को राजी हो गए। भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा और इस प्रकार भारत से अंग्रेज भागने के लिए तैयार हो गए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए एक समिति 1946 भारत में भेजी और इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। अब जानते हैं कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ और तब से हर वर्ष भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1964 तक उनका कार्यकाल जारी रहा।
इसीलिए ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी की घोषणा के बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पेश किया गया और इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ये बिल 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया और 14 अगस्त को बंटवारे के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि 12 बजे भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी गई और इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिला रहे हैं। इस वीडियो में हमने जाना है कि किस तरह से भारतीयों ने संघर्ष करके अंग्रेजों को भारत से भगाया और किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, कितने हमारे देशवासियों ने बलिदान दिया और किस तरह से हमने आज स्वतंत्र भारत में जो हम सांस ले रहे हैं उन सब वीर बलिदानों की और उन शहीदों की ही देन है। हम उन वीर शहीदों को शत शत नमन करते हैं, बल्कि कोटि कोटि नमन उन वीर शहीदों के लिए जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। वो वीर शहीद जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, ऐसे वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।